रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहनशीन पे तशरीफ फरमा आज की इस बामकसद इंतखाबी मीटिंग के सदर वकार आली जनाब हाजी आरिफ मुकादम साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामजद उम्मीदवार रियाज अली साहब, हाफिज कुरान आलिम मौलाना अलीमुद्दीन फलाही साहब, शकील भैया, घरों में बैठी मेरी इज्जत माँ, मेरी माँ बहनें, दोस्तों, बुजुर्गों और नौजवान साथियों, अभी जिस शेर से मुझे मुखातबत की दावत दी गई, ये माजिद देवबंदी साहब का शेर है कि पहले ये तय करो कि वफादार कौन, पहले ये तय करो कि वफादार कौन है, फिर वक्त खुद बताएगा गद्दार कौन है। क्यों माजिद ये बेगुनाही भी क्या कम बेगुनाही है, माजिद ये बेगुनाही भी क्या कम बेगुनाही है, कि वो आपस में लड़ रहे हो खताकार कौन है। आज मदनी नगर की आवाम बिलखसूस सर्वे नंबर 198 की मेरी माँ बहनें ये सोच रही होंगी कि ये ऐसा कौन सा अनोखा इलेक्शन आ गया। मेरी माँ बहनों से मेरी अपील है कि ये मेरी बात गौर से सुने। वो खास तौर से ये सोच रही होंगी कि ये ऐसा कौन सा इलेक्शन आ गया कि 98 पे इतनी मीटिंगों की नवाजिशें होगी अचानक से। 2001 जब से कारपोरेशन डिक्लेयर हुई है, ये 5वां इलेक्शन है और यहां पर रहने वाले ये बात सोच रहे होंगे कि इन 5 इलेक्शन में यहां कब इलेक्शन आता और कब चले जाता, ये समझ में भी नहीं आता। लेकिन ये इलेक्शन में ऐसा क्या हो गया जो आज आके एक जाते नहीं दूसरे आ जाते, दूसरे जाते नहीं तीसरे आ जाते, सोचते होंगे। खैर, ये शेर मेरा शेर नहीं था, मुझे तो कोई दूसरा शेर बोलना था कि जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा, जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा, जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते, हार और जीत अपने अंदर होती है, मान लो तो हार और ठान लो तो जीत। मान लो तो हार, ठान लो तो जीत। हमने ठानी है और इंशाअल्लाह अजीज आप लोगों से ये चीज को मनवा करेंगे। आज ये मीटिंग हमारी तशहरी मुहिम की आखिरी मीटिंग है और इंशाअल्लाह मैं मेरी माँ बहनों से ये वादा कर रहा हूं कि आज के बाद आप लोगों को परेशान नहीं करेंगे। ये हमारी आखिरी मीटिंग। ये मीटिंग लेने की वजह, इसका असल मकसद क्या है, यहां पर शहर अजीज के एक बड़े ही होनहार और काबिल लीडर साहब पिछले 2 दिन पहले यहां पर आए और उन्होंने अपनी मुकम्मल तकरीर के अंदर ये बताया कि ये इलेक्शन कोई मामूली इलेक्शन नहीं और इसकी अहमियत और गर्ज व गायत बयान करते हुए उन्होंने बहुत सारी लंबी चौड़ी तकरीर की। मैं मेरी माँ बहनों से बताना चाहता हूं, खास तौर से मैं उनको मुखातिब कर ये बात कर रहा हूं कि हमारे यहां हिंदुस्तान के दस्तूर के अंदर 3 इलेक्शन होते हैं। पहला इलेक्शन ये हमारा पार्लियामेंट का इलेक्शन होता है। ये पार्लियामेंट का इलेक्शन जो इस नुमाइंदे को हम चुनते हैं उसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एमपी कहते हैं। दूसरा इलेक्शन हमारा एमएलए का होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे हम एमएलए कहते हैं। और तीसरा इलेक्शन
ये कारपोरेशन के कॉर्पोरेटर का होता है, नगर पालिका के लिए काउंसिलर का होता है, ग्राम पंचायत के लिए नगर ग्राम सेवक का होता है। ये तीनों इलेक्शन के अंदर अपनी अपनी अहमियत और अपने अपने मसाइल और अपनी अपनी बातों के लिए ये अपनी नौयत के तीनों अलग इलेक्शन, जिसमें से पहला है पार्लियामेंट। ये पार्लियामेंट जो होती है ये कानून साज अदारा होता है। यहां पर हमारे जरिए जो चुन कर जाते हैं, जिसे हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहां पर बैठकर पूरे मुल्क के अंदर बेटा थोड़ा सा मुझे बहुत डिस्टर्ब होता है, अल्लाह के पार्लियामेंट के अंदर बैठकर ये कानून साज अदारे के अंदर हमारे लिए जो हिंदुस्तान के अंदर हुकूमत कानून बनाती है, वो कानून की चर्चा होती है कि कब एनआरसी आएगी, कब एसआईआर आएगा, कब सीए का डबल कानून आएगा, और कब हमारे पर गोश्त हलाल होगा, कब गोश्त हराम होगा, कब हम दाढ़ी रख सकते हैं, कब हम टोपी पहन सकते हैं, कब हम कुर्ता पहन सकते हैं, कि हम शर्ट पहनेंगे कि पैंट पहनेंगे, कि हम वंदे मातरम बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। ये सारी हमारी कानून साज, हमारी पॉलिसियों का मरकज होता है पार्लियामेंट। दूसरा जो अदारा है वो है असेंबली, जिसमें हमारे नुमाइंदे हैं हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब कासी। इस अदारे के अंदर रियासती तौर पर कानून बनाए जाते, अदालतों के अंदर जो निजाम चल रहा है उसके अंदर तरमीम की जाती है, इलेक्शन कब और कैसे लेना है इसके अंदर वो हुकूमत उसके अंदर जिम्मेदार होती है, और हत्ता कि आप लोगों के मसाइल के लिए, आप लोगों के लिए बड़े बड़े स्टेडियम, प्ले ग्राउंड और मुख्तलिफ चीजों के लिए ये असेंबली का। और तीसरा जो इलेक्शन है वो है कारपोरेशन, बल्दिया, ग्राम पंचायत का। ये इलेक्शन और इसके अंदर जो चुन कर जाने वाले लोग हैं, इनका काम है आपकी बुनियादी सहूलतों के मुताल्लिक। अब आपकी बुनियादी सहूलत क्या क्या है? सबसे अहम रोड, गटर, लाइट, आपके नलों का पानी, आपकी हिफ्ज़ान सेहत, आपके लिए हॉस्पिटल, आपके बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड, आपके लिए गार्डन और तमाम तर यानी जो आपकी बुनियादी सहूलत है, जैसे स्ट्रीट लाइट है, और आप लोगों की तमाम सहूलतों का जिम्मा ये कारपोरेशन के अंदर है। किसके अंडर में आता है? कारपोरेशन। अब मेरी मां बहनें ये बात सोच रही होंगी कि माजिद हाजी ये तीनों चीजों को इतनी सीक्वेंस है, हमें क्यों बता रहा हूं? आप लोगों की बात समझ में आए जो मैं कहना चाह रहा हूं, इसलिए आप लोगों को तरतीब से मुझे ये बात भी बताना जरूरी है। 2 दिन पहले यहां पर शहर अजीज के साबिक एमएलए, जो अपने आप को पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों के कायद बताते, वो होंगे भी, मुझे उससे इनकार नहीं, वो जिसके लिए कायद होंगे कायद होंगे, लेकिन बोलते हैं ना तालीमी काबिलियत, तालीमी लियाकत इंसान के अंदर होना जरूरी है। ये वक्त कौन सा है और ये बात कौन सी कहती? जिस वक्त शहर मालेगांव के अंदर पार्लियामेंट और असेंबली इलेक्शन का इलेक्शन चालू था, तो तब ये रोड और गटर के मुद्दों पर बात कर रहे कि इन्होंने रोडें नहीं बनाई, गटर नहीं बनाई, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, यहाँ तो गटर नहीं है, यहाँ तो रोड नहीं है, यहाँ तो ऐसा नहीं है, इनको वोट मत दो, इनको ऐसा मत करो, उनको वैसा मत करो। और आज जो बुनियादी सहूलतों का आप लोगों का इलेक्शन है, जो रोड गटर का इलेक्शन है,
तो वो यहाँ आकर आप लोगों को बता रहे हैं कि ये इलेक्शन बहुत बड़ा है, इसको छोटा मत समझो, ये एसआईआर का इलेक्शन है, ये एनआरसी का इलेक्शन है, ये डबल सीए का इलेक्शन है। अरे बेवकूफ इंसान, पहले समझ, पहले तोल और फिर बोल। क्या कारपोरेशन एनआरसी लाएगी? क्या कारपोरेशन एनआरसी रोकेगी? क्या कारपोरेशन एसआईआर रोकेगी? क्या कारपोरेशन डबल सीए का कानून रोक सकता? ये मरकज की हुकूमत, जहां पर मोदी वजीर आजम है, ये हुकूमतों के कानून है। इसमें कारपोरेशन और कारपोरेशन में बैठा हुआ मेयर और वहां पर आपके जरिए चुन के गए कारपोरेटर कुछ भी नहीं कर सकते। ये आप लोगों के अंदर एक डर और खौफ का माहौल पैदा कर ये आप लोगों के बीच एसआईआर के बारे में बात करके, आप लोगों के बीच में डर और खौफ का माहौल पैदा करके हमारी मां बहनों की ओर ले लेना चाहते। आज अगर इनसे पूछे कि एसआईआर का फुल फॉर्म क्या है, इनके बड़े लीडर से पूछेंगे, ये जो शहर पूरे महाराष्ट्र के कायद बने फिरते हैं, तो एसआईआर का ये पूरा मतलब नहीं बताते। एसआईआर है क्या चीज, ये आपको नहीं बता पाएंगे। मेरी मां बहनों, मेरी बात को कान खोल के सुनो। एसआईआर सिर्फ और सिर्फ यादी को दुरुस्त करना, आपके उल्टे सीधे नामों को दुरुस्त करना, और आपकी कहीं दो जगह वोट है तो इसमें से आपसे पूछा जाएगा कि आपको एक वोट कहां रखनी है और एक वोट कहां से कटानी है। यह है इस पे, यह है एसआईआर। एसआईआर जिनके दिल में चोर होता है वो एसआईआर से डरे। मैंने पिछली मीटिंग में कहा था कि मालेगांव शहर के अंदर असेंबली इलेक्शन के दरमियान में अचानक से 40,000 वोट पड़ गई। ये जो ढिंडोरा पीट रहे थे आसिफ साहब के मुफ्ती साहब और उनके वर्करों ने वोट बढ़ाई है, बोलते हैं ना आसमान पे थूका अपने मुंह पर आकर गिरते। आज आप मुख्तलिफ इलाकों की यादियों को उठाकर देख लो तो पहले पन्नों के ऊपर आधार के एड्रेस के हिसाब से 300, 400 वोट है। हमारे वार्ड में 842 वोट वापस आई है। वो वोट आयशा नगर की, हजार खोली की, कुसुम्बा रोड की, वो वोट इस्लामाबाद की, वो वोट दातार नगर के अंदर मुख्तलिफ एरियो के अंदर बढ़ाई गई भी वोटें थी, जो आधार एड्रेस के हिसाब से हमारे सामने आ गई। और उनका जो ढिंडोरा था, मेरा चैलेंज है, ये लिख कर ले लो। मैं इनसे इलेक्शन के बाद पूछूंगा, जो आपने मुहिम चलाई थी 40,000 बोगस वोट की, अगर आपके अंदर दम और हिम्मत है तो ये मुहिम दोबारा चालू करके बताना। तुम्हारे मुंह पे ऐसा सन्नाटा और तमाचा बैठेगा कि तुम बोलने के कहीं लायक नहीं है। तो ये एसआईआर जो बीजेपी ने पूरे मुल्क के अंदर बोगस वोट बढ़ाई थी, और यही बीजेपी का एजेंट आसिफ शेख रशीद, जो असेंबली इलेक्शन के बीच में अचानक से 40,000 वोट बढ़ गई थी, ये सारी बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के लिए वोट बढ़ाई थी। बीजेपी का मालूम में कौन उम्मीदवार था? कोई था क्या उम्मीदवार बीजेपी का? अरे बोलो ना, साफ क्यों सुन रहे आप लोगों को? सच्चाई को अलग ऐलान बोलना चाहिए, यह भी ईमान की ताकत है। मेरा सवाल है, मालेगांव शहर में बीजेपी का कोई उम्मीदवार था? अरे था, अरे था। किसकी निशानी रिक्शा थी? ये बीजेपी का एजेंट, इसको हलवे में 40,000 वोट बढ़ा दी। आज इनकी वोट कट ना जाए 40,000, तो ये 40,000 वोट ना कटे, एसआईआर का रोना रो रहे। आप अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरे पास आना, यादी के अंदर मैं इनके एक एक वोट बताऊंगा। अब्दुल रहीम बागवान जो इनके खास है, इनकी नोट, इनके लड़के की नोट, इनकी घरवाली की नोट, इनके भाई भाइयों भाइयों की नोट,
अपने वार्ड में वापस आई आधार एड्रेस के हिसाब से। जो इन्होंने असेंबली में मुख्तलिफ इलाकों में बढ़ाए थे वो वापस यहाँ की। अयाज प्लास्टिक वाला साहब, इनके घर के हर फर्द की 9 वोट। एक अब्दुल समद तपोली करके है, अमनपुरे में रहता है, इसकी 9 वोट मुख्तलिफ इलाकों में आधार एड्रेस हिसाब से अपने वार्ड में आ गई। सलीम अल नसीम जो आज मालदा वार्ड नंबर 21 में बाजू वाले वार्ड में रिक्शा निशानी से इलेक्शन लड़ रहे, इनके उम्मीदवार, उनके पूरे घर की 9 वोट। तो एसआईआर से तुम डरेंगे कि हम डरेंगे? जरा बताओ, वो डरेंगे कि हम डरेंगे? शेर डरेगा ना कि हम डरेंगे? आप लोगों की एक वोट है ना कि 2 है? एक है कि 2? हाथ उठाकर बोलो। तो आप एसआईआर से क्यों डरेंगे? एसआईआर के लिए सिर्फ एक कागज होगा। अगर आपकी उम्र 40 साल से कम है तो 2002 की यादी में आपके खानदान की किसी एक की भी वोट होना जरूरी है। कोई डरने की जरूरत नहीं। पूरे हिंदुस्तान में जहां भी उनकी वोट होगी वो लेकर आ जाओ। अगर आपकी उम्र 40 साल से ज्यादा है तो आपकी वोट रनिंग यादी में जहां भी रहेंगी वो ले जाकर बताना है आप लोगों को। वो आप लोगों का नाम चेक करेंगे, वो आप लोगों का एड्रेस चेक करेंगे और आप लोगों का थंब लेकर आपको ऑनलाइन वोट करके आपकी सिर्फ एक वोट होगी, आपकी कोई 2 वोट नहीं होगी। आज हमारे मध्य मुकाबिल जो उम्मीदवार है नसरीन खालिद हाजी साहिबा, ओ चच्चा ये बात गौर से सुनो। नसरीन खालिद हाजी, ये जो 1000 खोली का पार्सल है ना, वो उसकी ओर हमारे वार्ड में। ये नसरीन खालिद हाजी कौन? आसिफ शेख रशीद की भावत और खालिद हाजी की अहलिया, इसकी ओर हमारे वार्ड में क्या कर? ये मेरे पास सबूत है उनका। उनके छोटे आसिफ शेख रशीद के छोटे भाई जिसका नाम वहाब है, उसका ओरिजिनल नाम आरिफ अब्दुल रशीद है, उसकी ओर भी हमारे वार्ड में। ये 2 वोट ये बोगस लोगों की है, ये जो हमारे बीच में इलेक्शन है। मैं मेरी मां बहनों से कहना चाहता हूं कि आपको कोई भी किस्म के एसआईआर से डरने की जरूरत नहीं, कोई एनआरसी से डरने की जरूरत नहीं। ये एनआरसी सीए ये कारपोरेशन की हद और कारपोरेशन की ताकत में आता ही नहीं। ये पार्लियामेंट का इशू है और पार्लियामेंट में हमारा एक ही शेर, पार्लियामेंट में एक ही शेर 552 में भारी है, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, जो आज के मसाइल की तर्जुमानी करने के लिए वहां पर मौजूद है। इनकी पहुंच भी नहीं है पार्लियामेंट में, जा भी नहीं सकती। असेंबली थोड़ा बहुत जा सकते क्योंकि माजी अंदर बोलकर जा सकती, लेकिन उसकी भी बाहर ही से गेट के अंदर नहीं जा सकती। दोस्तों, आज इस मीटिंग का लेने का असल मकसद आप लोगों के बीच में जो एसआईआर का भ्रम फैलाया जा रहा था वो आप लोगों के सामने इसका खुलासा हुआ हमें करना था, जो हमने कर दिया। आपको डरना सिर्फ अल्लाह की जात से, ये गिदड़ भक्कों से नहीं डरना है। ये आज इनके अंदर डर और खौफ देख लीजिए कि आज उनकी यहां कोई मीटिंग नहीं थी, लेकिन हमारी मीटिंग का ऐलान होते ही साथ इमरजेंसी में पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर प्रेशर बनाकर मीटिंग ले ली गई। अरे भाई, आज आप लोगों के बीच में एक सुनहरी और गोल्डन मौका, वो इसलिए कि सर्वे नंबर 198 और 199 की 198 तो हमारे ज्योग्राफियाई तौर पे हमारे वार्ड में आता ही नहीं है, लेकिन यहाँ की वोटें हमारे वार्ड को गिफ्ट दे दी गई। हमने भी हंसी खुशी की इस वोटों को कबूल कर लिया। आज आपके इलाके का एक नौजवान, एक उम्मीदवार इस इलाके से हमने दिए। आज इस इलाके से आप लोगों की वोट लेकर यहां से लोग चले जाते हैं और दोबारा झांक कर नहीं देखते। जिसमें उनको मलाई होती है ना, वो मलाई वाले काम करते हैं और निकल कर चले जाते हैं।
आज आपके बुनियादी मसाइलों के लिए, आज आपके बुनियादी मसाइलों के हल के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आपका एक मुकामी उम्मीदवार आपके बीच में, जो मौलाना अलीमुद्दीन फलाई साहब है। इनके मध्य मुकाबिल कौन है? कौन है इनके मध्य मुकाबिल? आमिन कलेजीवाल, जिसने आप लोगों के पेपर लेकर कि मैं आप लोगों की जमीन शांताराम तुकाराम चौरे से लाकर खरीद कर मैं आप लोगों के नामे करवाऊंगा, आप लोगों से पेपर लिया और सर्वे नंबर 200 जो हमारे बच्चों का प्ले ग्राउंड था वो जमीन बेचकर 198 के नाम से आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बेचकर भाग गया। ये जमीन चोर जो इत्तेफाक से 2007 में इसी इलाके का आपका नुमाइंदा। मेरा सवाल है आप लोगों से, मैं सवाल नहीं करता, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि ये आमिन खान को आप बखूबी अच्छी से जानते और पहचानते। 2007 में 2007 से 2012 तक के वो आपके इलाके का ये मेंबर रहा। बताइए आप लोग, ये 2007 से 12 आपके बीच में आप लोगों के क्या तामीराती काम कर? एक काम नहीं। यहां से आप लोगों की ओर ले जाने के बाद गधे पे से सर के जैसा, सिंह के जैसा गायब हो गए। दोबारा आप लोगों के इलाके में झांकने भी नहीं आए। आज इलेक्शन लगने के बाद जब उसको यहां पर एक मुनज़्ज़म प्लानिंग के तहत, एक कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के तहत उसको उम्मीदवारी दी गई है, तो वो आप लोगों के बीच में आया है। आप लोगों की वोट काटने के लिए मौलाना अलीमुद्दीन फलाई ना चुन कर आ सके, ऐसा बोलकर वो एक उम्मीदवार वो यहां करते। हमें ये इलेक्शन बहुत होश के नाखून लेकर वोट देना है कि ये इलाकों के मसाइल रोज बरोज, घंटे के घंटे, मिनटों के मिनटे यहां मसाइल खड़े रहते। आज की बात है, आज उत्तम डीपी उड़ गई थी, कोई पुरसाने हाल नहीं था। मुझे फैजान भाई का फोन आया, मैंने वहां पर ऊपर फोन लगाया, तुरंत यहां पर डीपी मंगवा कर दिया। आगे दूसरे लोग खड़े होकर केले बेचने लग गए, बोले हमने डीपी मांगा। अरे जाकर पूछो, कॉल टाइम रहता, फोन रहता, उसमें रिकॉर्ड रहता कि किसने फोन करके वहां पर डीपी। आपके मसाइल के लिए, आपकी मसाइल के, आपके हर चीज की तर्जुमानी के लिए आपका एक मुकामी नुमाइंदा होना जरूरी है, जो मौलाना अलीमुद्दीन फलाई साहब, जिसके दिल में अल्लाह किताब इलाही है, वो हाफिज कुरान भी। आज इनके मध्य मुकाबिल एक जमीन चोर है। आज आप उससे मुकाबला तो करके देखिए, वो कहीं इनके मुकाबले में लग रहा है कि वो जमीन चोर। एहसान फरामोश है, आप लोगों की वोटें लेकर ऐसे गायब हुए हैं जनाब, कभी दोबारा यहां झांक कर नहीं देखे। आज हराम की कमाई लेकर वो आपके पीछे। 8.5 साल से इस इलाके में कोई कारपोरेशन इलेक्शन नहीं हुआ। जब तक कि ये कहां थे, ये क्या कर रहे थे? आज आपके मसाइल उनको याद आ रहे। अरे ये तो मेयर का वार्ड है ना, 7.5 साल यहां मेयर का इख्तियार रहा, 8.5 साल यहां मेयर का इख्तियार रहा, तो यहां कैसे मसाइल पैदा हो गए? फिर कैसे वो यहां मसाइल पैदा कर रहे? अपनी अम्मा अब्बा के खिलाफ में बात करने लग गए। बोलो ना, यहां आके गली गली में गटरों की दुआई दे रहे, ये मिसाल दे रहे, वो मिसाल दे रहे, वो प्रिंस इमरान की बुराई कर रहे। ये तो मेयर का इलाका था ना। फिर अरे दोस्तों, होशियार रहो। ये वक्त परस्त और मौका परस्त लोग हैं, ये सिर्फ आपकी वोटें लेना जानते। आज आपका इलाका तो यानी तारीख साज इलाका है, जहां पर 7.5 साल मालेगांव के अंदर मेयर रहे, 2 नहीं 3 मेयर यहां पर। आज ये इलाका किस तरीके से होना चाहिए था? यहां पर आपको बुनियादी सहूलतें, हर कोई चीज मिलना चाहिए था। यहां पर मल्टीपर्पज शादी हॉल होना चाहिए था, यहां पर आपके लिए गार्डन होना चाहिए था, यहां पर आपके लिए प्ले ग्राउंड होना चाहिए था, यहाँ पे हमारी माँ बहनों के लिए जॉगिंग ट्रैक होना चाहिए था, यहाँ पर हत्ता के हर वो चीज होना चाहिए थी। लेकिन ये सारी चीजें क्या, सिर्फ रोड और गटर की बात कर रहे। अरे रोड और गटर जो इलाके में जितना बता रहे, इससे कई पर है ज्यादा काम मैंने अपने इलाकों में करके दिया, हैसियत कॉर्पोरेटर रहे, वो भी अपोजिशन में रहते हुए।
मैंने कई इनके साथ सत्ता में नहीं था कि मुझे ये फंड की बारिश कर रहे थे मेरे ऊपर। जैसे ये बोलते हैं ना कि ये जो भी काम काज किए हमने ही फंड दिए। अरे हम तो अपोजिशन में थे, तुम्हारे गिरेबान को पकड़कर तुमसे काम ले रहे। हम सत्ता में नहीं थे, इतने सारे काम तो हमने भी किए। तो तुमने मेयर रह के क्या यहाँ भुट्टे मुड़े? एक काम 6-6 दफे कर बिल निकाला गया। एक रोड को 6-6 दफे तामीर की गई है, और वो भी नाकिस क्वालिटी का रोड है। ये देख लो आप लोगों के सामने। आज कामकाज की बुनियाद पर इलेक्शन नहीं हो रहा है, एक डर और खौफ का माहौल बनाकर इलेक्शन हो रहा है। एक हमदर्दी की लहर पैदा की जा रही है कि आप लोगों को 162 वोटों का बदला लेना। अरे हमें बदला किससे लेना है? मुझसे लेना है, अलीमुद्दीन फलाई साहब से लेना है, या वो रियाज अली से लेना है जिसने 24 घंटा तुम्हारे लिए असेंबली में जाकर काम किया? किससे बदला लेना है? कि यहाँ की आवाम से बदला लेना है। अगर मुझसे लेना है तो ले आओ, मैं मेरे पूरे खानवादे को खड़े रखता चला दो बंदूक की गोलियां, हमको मार दो, तुम्हारा दिल कलेजा ठंडा कर दो। अरे बदला किससे लेना चाहते? जहां तुम रहते हो, जिस इलाके में तुम रहते हो, तुमको वही वोट नहीं मिली। ये इलाके ने तो भर भर के तुमको वोटें दिए, इतनी वोटें दिए है कि यहाँ मुफ्ती साहब के उम्मीदवार, मुफ्ती साहब को 100 वोट नहीं है, उनको 600 वोट। और उनके इलाकों के अंदर मुफ्ती साहब उनसे 70 वोट आगे, उनकी खुद की अपनी पेटी पे। जहां आसिफ शेख रशीद वोट देने जाते हैं, वहां पर मुफ्ती साहब 7 वोट से उनके ऊपर लीड कर रहे। तो ये उनका कसूर है कि अपना कसूर है? हमें बदला किससे लेना है जरा बताएंगे आप लोग? ये आते बोले उठ छुट बदला ले लो, बदला ले लो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। अरे आपने कामकाज के नाम पे ये इलाकों को हमेशा महरूम रखा है। ये इलाकों में आपने एक पैसे का कोई तामीरी काम नहीं किया। यहाँ पर आना है, हाथ ऐसे रखना है और ऐसे रखकर चले जाना है। ये जो पगारू चम्मच है, इन्होंने हमें सर गुलाम बनाकर रखा हुआ। आज हमें हमारे जमीर की आवाज पर, हमारे जमीर और जिंदा जमीर होने का सबूत देना है, और एक जिंदा कौम होने का सबूत देना है जो कि पैसों के अंदर बिकाऊ माल नहीं है। आज इनके जो उम्मीदवार है, ये हमारे बीच में किस लिए आ रहे? ये सिर्फ और सिर्फ पैसों की ताकत पर आ रहे। नहीं तो वार्ड नंबर माजी का जो 18 है, वहां जाकर मेरे काम आप देख लेंगे तो वहां ये कोई उम्मीदवार मेरे सामने, हमारे पैनल के सामने टिक ही नहीं सकता। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इनकी हराम की कमाई लेकर ये आप लोगों के बीच में, इन्होंने उम्मीदवारों का क्राइटेरिया लिस्ट बनाया था कि आपके पास 1-1 करोड़ और 50-50 लाख रुपया होना चाहिए तो आप लोगों को उम्मीदवारी दी जाएगी। अरे सोचो, जो 1 करोड़ और 50 लाख रुपया आप लोगों के बीच में खर्चा करेंगे, आप लोगों पे बांटेंगे, तो वो क्या आप लोगों के सुख दुख में आएंगे? वो तो यही बोलेंगे ना कि काम करने वाला तो माजिद हाजी था, उसको तो तुमने वोट नहीं दिए, तो मैं तुम्हारे को तो पैसा देकर चुन गया, मैं क्या तुम्हारे मसाइल में खड़ा रहूं? आज आप लोगों को सोचना है कि जो लोग हमारे ऊपर हराम की कमाई लुटा रहे हैं, वो कल हमारे मसाइल में खड़े रहेंगे क्या? इनका मकसद है यहां से आपसे इख्तियार लेना और पुलिस से इनकी यानी कुछ इनको कर ना सके, वहां जाके अपने जुए और सट्टों के कारोबार को चमका कर रखी। 8.5 साल कभी मदनी नगर में आए नहीं, कभी नीलेंद्र में आए नहीं। ये जो यहाँ मेयर बने फिरते हैं, वो कभी इन इलाकों में आए नहीं, बैठ के हवातान सिगरेट पीते प्रिंस के जैसा बैठे रहते। लेकिन आप लोगों के मसाइल के ताल्लुक से इन्होंने कभी कोई बात नहीं। आज आप लोग मेहनत कश हैं, मजदूर है, जो भी है, आप अपनी हक हलाल की कमाई खाकर अपने बाल बच्चों का पेट गुजर बसर करें। आज इस इलाके के अंदर कोई कटलेरी वाला है, कोई सब्जी फरोश है, कोई लूम चलाने वाला है, कोई जमीन की प्लॉटिंग की दलाली करने वाला है, कोई मुख्तलिफ अदारों में टीचर है, कोई हाफिज कुरान है, कोई मस्जिदों में इमाम है। यहाँ पर हर कोई हत्ता के अपनी ईमानदारी से हलाल कमाई कमाने वाले। आप लोग 5 साल अपने बच्चों की परवरिश हलाल कमाई से करते। ये हराम खोरों की कमाई 1-2 हजार लेकर आपकी कमाई के अंदर अगर भगोना भर के दूध रख दिया जाए और उसके अंदर एक
एक नाखून के जैसा एक पेशाब डाल देंगे तो उसको बोलेंगे पिए, तो आप लोग पिएंगे? जोर से बोलो कि आप लोग पिएंगे? तो ये आप लोगों की हम हलाल की कमाई के अंदर एक जरा सी हराम की कमाई क्यों शामिल करके 5 साल अपने बच्चों के अपने खून क्यों खराब करें? खुदारा काम काज की बुनियाद पर और किरदार देखकर आपको वोट देना है। ये इलेक्शन आपके बुनियादी मसाइलों का इलेक्शन है। ये इलेक्शन कोई SIR और NRC के लेकर कुछ नहीं होने वाला है। ये आप लोगों के कामकाज और जो आप लोगों के बीच में रहेगा उसका ये इलेक्शन है। जो मुकामी उम्मीदवार है अलीमुद्दीन फलाई साहब है और हम सब यहाँ आपके मुकामी हैं। आप लोगों को आने वाली 15 तारीख के दिन सुबह सवेरे अव्वलीन साहतों में उठकर चारों ओर पतंग निशान पर देना है। आप लोग जब पोलिंग सेंटर के अंदर जाएंगे तो आपके सामने से 2 मशीन रखी होगी, ऐसे 2 मशीनें रखी होगी जिसके ऊपर 2 पतंग निशान, एक मशीन के ऊपर और दूसरी मशीन के ऊपर 2 पतंग निशान, ऐसे चारों पतंग निशान पर आपको अपनी भरपूर वोट देकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को कामयाब करना, पतंग की फितरत परवाज करना, पतंग की फितरत परवाज करना। कोई हमारी ऐसी निशानी नहीं है जो जमीन पर रेंगने वाली हो। आपके बेहतर मुस्तकबिल के लिए, आपके बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए हमें परवाज, जिसकी फितरत है परवाज करना, हमें अगर ऊंचा सोचना है तो ऊंची उड़ान उड़ना है तो हमें ऊंची ही परवाज वाली चीज को ओढ़ देना है और बेहतर मुस्तकबिल के लिए पतंग निशान पर होते। ये चोर भंडों के नाद में आना मत। ये आज आप लोगों के बीच में आए हैं, ये और आप लोगों की वोट ले लेने के बाद यहाँ पर गधे के सर पे सीन की तरह गायब हो जाएंगे। इनके जुए और सट्टे के अड्डे आपके अपने इलाकों में चलते। ये जो आमीन कलेजी ने ये 200 की जमीन को 198 करके बेचे है ना, ये वहीं पर रफीकपुरे का जुए का अड्डा चलता, जाकर देख लेना। और नहीं तो उसके सामने जो खलील सेठ का जहाँ कारखाना है वहां पर ये रफीकपुरे के भतीजे फिरोज पहलवान का जुए का सट्टे का कारोबार चलता है। इनका क्या दूध का कारोबार है? ये हराम की कमाई लेकर आप लोगों के बीच में। तो खुदारा अपने और अपने बच्चों को इनकी हराम की कमाई से दूर रखिए। आप लोग पूरे मुकम्मल भरोसे और यकीन के साथ हमें वोट दीजिए। इंशाअल्लाह अजीज हम आपकी वोटों की 5 साल इबादत करेंगे। इतना ही बोलकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। शुक्रिया।